ले बेटा, चैप्टर कंप्लीट करना है और कोशिश करना है मैक्सिमम पास पेपर करने की आज। हाँ हाँ बोले, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए, इधर नहीं, इधर इधर बैठ जाए। ठीक है। और यार ये सवाल चेंज करके ना मेरा ख्याल है वो पूरा चेंज नहीं हुआ, ये गलती हुई है। आपने सूफी को सफदर ही समझना था और हामिद को हबीब समझना था, बस ये सब करना था। ये वाकई गलती हुई है, ये कल ही उसको अल्लाह भला करता है, लेकिन बस चलें आज पता चल जाएगा कौन क्या कर रहा है। नहीं मैं रोचे, अगर आपको याद हो हमने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया हुआ था और हमने कहा था कि हर एक्सेप्टेंस भी वैलिड नहीं होती। एक्सेप्टेंस को वैलिड बनाने के लिए 6 कंडीशंस पूरी करनी पड़ती है मेरे बच्चे, अगर इनमें से किसी में कमी रह जाए तो आपकी वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल हो, यानी कि जिस तरह ऑफर की गई हो वैसे ही एक्सेप्ट करनी है और अपनी तरफ से कोई कंडीशन भी नहीं ऐड करनी। यानी कि एब्सोल्यूट का मतलब क्या था, जैसे ऑफर आई हो वैसे ही एक्सेप्ट करनी है। और अनकंडीशनल या अनक्वालिफाइड का मतलब क्या था, अपनी तरफ से कोई कंडीशन ऐड नहीं करनी। फिर हमने डिस्कस किया था कि रीजनेबल मॉड, ऑफर अगर आप कर रहे हो साथ मॉड भी बता रहे, पहले तो अगर मॉड बता ही नहीं रहे तो एक्सेप्टेंस कैसे होनी चाहिए, रीजनेबल मॉड के अंदर। अगर आप बता भी रहे हो तो आपने भी रीजनेबल मॉड ही डिमांड करना है, अनरीजनेबल मॉड ना हो। और फिर अगर आप ऑफर करते वक्त तो कोई रीजनेबल मॉड डिमांड कर ले तो फिर हमने डिस्कस किया था एक्सेप्टेंस उसी मॉड में होनी चाहिए। अगर फिर एक्सेप्टेंस उस मॉड में ना हो तो हमने डिस्कस किया था फिर सारी जिम्मेदारी दोबारा किस पर आ जाएगी, ऑफर के ऊपर आ जाएगी। तो ऑफर रीजनेबल टाइम के अंदर उस बंदे से इंसिस्ट करेगा कि भैया मुझे उसी अंदाज में उसी मॉड में एक्सेप्टेंस दो जिस मॉड में मैंने आपसे डिमांड की थी। और अगर उसने ना, फिर वो अगर ये ना इंसिस्ट किया तो हम समझेंगे उसने उसके इस मॉड को भी एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि अवेयरनेस ऑफ प्रपोजल होना जरूरी है, यानी कि ऑफर की एक्सेप्टेंस तभी दोगे अगर आपको ऑफर का पता हो, यानी कि ऑफर का पता ही ना हो, अनजाने में कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती। जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी कोई चीज गुम हो जाए मालिक को आपने देनी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। अगर आप उस चीज को अपने पास रखोगे आप चोर कंसिडर होंगे। और अगर आपको किसी की गुमी हुई चीज मिल गई उसके ऊपर कोई इनाम भी है और अगर आपको उस इनाम का नहीं पता तो आपके वो इनाम आप उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि इनाम उसके ऊपर ऑफर है। और आप एक्सेप्टेंस तभी दे सकते हैं अगर, और ये नहीं कि चीज नहीं देनी फिर हम चीज भी वापस नहीं करेंगे, ये मैंने बता दिया तो वो चीज वापस करनी है, लेकिन इनाम आपको तभी मिलेगा अगर आपको उसके ऊपर जो भी अनाउंसमेंट की हुई है उसका पहले से आइडिया हो। फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि अगर ऑफर पहले रिजेक्ट कर दी गई हो दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था कि अपनी ये बाइक मुझे लाख रुपए की भेज दो, उसने इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया इसकी ये ऑफर खत्म हो गई और फिर कुछ दिनों के बाद हमने डिस्कस किया उसको दोबारा पैसों की जरूरत पड़ गई, उसने कहा कि चलो ठीक है भैया वो तूने कहा था ना ये बाइक ला के दे दो, ले लो बाइक और दो मुझे लाख रुपया, मैंने आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर ली। क्या उसने ये जो ऑफर एक्सेप्ट की है सही की है? हमने कहा कि नहीं, जब आपने इनकार कर दिया था उसकी ऑफर खत्म हो गई थी, अब आप दोबारा उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते बल्कि आपकी तरफ से अब ये नई ऑफर है। इसी तरह हमने डिस्कस किया था अगर ऑफर टर्मिनेट हो गई हो बाय लॉ, और पीछे हमने बड़े सारे तरीके का डिस्कस करके गए हैं जिसमें ऑफर बाय लॉ रिवोक हो जाती थी। अगर ऑफर रिवोक हो गई हो तो दोबारा आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और रिवोक होने का मतलब यहाँ पे टर्मिनेट मतलब कानूनी तौर पे अगर वो खत्म हो गई थी। जैसे कल हमने एग्जांपल ली थी कुछ, अगर मैंने आपको ये मोबाइल वादा कर रखा है कि फर्स्ट को मैं आपको ये मोबाइल बेचूंगा, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने क्या कर दिया, चाहे आपने एक्सेप्ट किया था या नहीं किया था, आगे जाके हम कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ेंगे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाते हैं जो बन गए हों बाद में परफॉर्म ही ना हो सकते हो। अभी फिलहाल इतना रख लेते हैं कि अभी आपने मेरी ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं किया, लेकिन गवर्नमेंट ने ऑफर एक्सेप्ट होने से पहले ही मोबाइलों की सेल परचेज के ऊपर पाबंदी लगा दी कि इलीगल है, आज के बाद कोई बंदा मोबाइल को सेल परचेज नहीं करेगा। सेकंड हैंड कर लो, चलो सेकंड हैंड मोबाइल्स की सेल परचेज नहीं करेगा क्योंकि उसमें आपको पता है बड़ा सारा हमारा डाटा होता है, हम एहतियात करते नहीं, वो सारा मोबाइल उठा के दे देते हैं, फिर हम परेशान होते रहते हैं उस सारे मामले में। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा रौला ही मकाओ, ये कौन सा कोई खुदा ना खासा कोई बहुत बड़ी जायदाद है, इसको इस्तेमाल करो जब तक होती रहे, जब तक कॉल हो रही है इट्स ओके यूज करते रहो। ये थोड़ी है कि स्क्रीन पे थोड़ा सा वो आ गया टूट गया तो उसको जाके आगे भेज दो, है तो इसको एहतियात ही करनी चाहिए यूज करने के लिए मेरा ख्याल करो, लेकिन आप लोग शश के लिए लेते हैं मेरा ख्याल मोबाइल। लेकिन उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ऑफर रिवोक हो सकती है, उसी तरह एक्सेप्टेंस भी रिवोक हो सकती है। ऑफर रिवोक हो सकती थी एक्सेप्टेंस से पहले पहले, ऐसे एक्सेप्टेंस भी रिवोक हो सकती है जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट एक्सेप्टर कंप्लीट ना हो। और याद करो हमने डिस्कस किया था कि एक्सेप्टर की जो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट एक्सेप्टर उस वक्त कंप्लीट होती थी जब इसकी एक्सेप्टेंस का लेटर ऑफरर को मिल जाता।
इसका मतलब क्या हुआ, ये बंदा अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले सकता है जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन इसके अगेंस्ट कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि हमने कहा था ऑफरर के अगेंस्ट तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन उसी वक्त कंप्लीट हो जाती थी जब ये एक्सेप्टर या ऑफरी एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट कर देता था। ऑफरर के अगेंस्ट तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन उसी वक्त कंप्लीट हो जाती थी। ऐसे ही मेरे बच्चे, तो ये हमने डिस्कस किया। तो फिर आगे मजीद हमने पढ़ा था कल, अगर आपको याद हो, कि रेवोकेशन हो सकती है, लेकिन रेवोकेशन का टाइम लिमिट हमने कल देख लिया था और ये सवाल कर रहे थे, अगर आपको याद हो, और हमने डिस्कस किया था इस सवाल के अंदर 9 सवाल बनते हैं। इस तरह का सिनेरियो के अंदर 9 से 10 सवाल आई क्या बड़ी आसानी के साथ बना सकता है। और वो 9 से 10 सवाल हम कल थोड़े से किए थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि जल्दी जल्दी करके पढ़ेंगे बाद में, पहले जरा करना सीख लें, फिर हम रीड भी कर लेते हैं इसको। तो बड़ा अज्यूम कर लो एक मिस्टर ए है, इस मिस्टर ए ने आज तारीख क्या है, 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर को इसने मेरे बच्चे ऑफर का लेटर लिखा, और ये ऑफर का लेटर मेरे बच्चे अज्यूम कर लो मिस्टर बी को मिला है 27 अक्टूबर। ये ऑफर का लेटर मिस्टर बी को मिल गया। मिस्टर बी ने क्या किया, मेरे बच्चे एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया 3 नवंबर को, और ये एक्सेप्टेंस का लेटर मेरे बच्चे मान लो कि मिस्टर ए तक पहुंचा है 9 नवंबर, ये इसको मिल गया। लो बेटा, पहले तो यहां तक के जो सवाल है उनका जवाब दे दो। ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई, कैसे बताया करोगे पेपर के अंदर, पहले कानून बताना है कि ऑफर जब ऑफरी के नॉलेज में आ जाए तो ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि साइज को लेटर मिला तो इसलिए ऑफर की कम्युनिकेशन साइज को अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे भी लिख दोगे ना, वो बुरा नहीं बनाएगा, ये नहीं खुदा न खासा पेपर में से निकल के आगे गिरेबान पकड़ लेगा तूने क्या किया, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छी बात है आप बता दो, लेकिन अच्छा अंदाज यही है। उसके बाद में रोचे मुझे बताओ एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई। ये अच्छी बात है, आप लोग ये बात बड़े मासूम हो, आप बात मान लेते हो कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन किसके लिए कंप्लीट हुई है, क्योंकि एक्सेप्टेंस दो बंदों के लिहाज से देखनी है। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट एक्सेप्टर बताओ कब कंप्लीट हुई। एज अगेंस्ट एक्सेप्टर हमने डिस्कस किया था जब इसकी एक्सेप्टेंस का लेटर ऑफरर को मिल जाए, एक्सेप्टर के अगेंस्ट उस दिन कम्युनिकेशन कंप्लीट हो। लेकिन एज अगेंस्ट ऑफरर जिस दिन उसने लेटर लिखकर ऐसे पोस्ट कर दिया था, उसकी पहुंच से बाहर निकल गया था, तो मेरे बच्चे एक्सेप्ट ऑफरर के अगेंस्ट उसकी कम्युनिकेशन उसी वक्त कंप्लीट हो गई। अब अगली बात बताओ, अगर मुझे ये बताएं कि ऑफरर अपनी ऑफर वापस लेना चाहता हो तो कब तक ले सकता है। ठीक है, आगे तारीख भी बताओ। 3 नवंबर से पहले पहले। अगर ये अपनी ऑफर रिवोक करना चाहता है, वापस करना लेना चाहता है, तो मेरे बच्चे 3 नवंबर से पहले पहले। और एक्सेप्टर अगर अपनी एक्सेप्टेंस वापस लेना चाहता है 9 से पहले पहले। समझ आ रही है मेरे बच्चे। अब अगली बात मुझे बताओ, अज्यूम कर लो कि मिस्टर ए ने अपनी ऑफर की रेवोकेशन का लेटर, ध्यान रखना है मेरे बच्चे, रेवोकेशन का लेटर उसने लिखा, अज्यूम कर लो 24 अक्टूबर को, और ये रेवोकेशन का लेटर मेरे बच्चे मिस्टर बी को मिला है 2 नवंबर। ये रेवोकेशन का लेटर मेरे बच्चे मिस्टर बी को मिल गया। पहले तो इन्हीं के लिहाज से देख लो, मुझे ये बताओ रेवोकेशन वैलिड है या नहीं। वैलिड है, क्योंकि एक्सेप्टेंस उसने कब दी है, 3 नवंबर को। 3 नवंबर से पहले पहले उसको रेवोकेशन का लेटर मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ, रेवोकेशन वैलिड है। अब अगली बात जो गौर करने वाली, रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई, अगेन किसके लिए है, क्योंकि रेवोकेशन की कम्युनिकेशन अगेन हम दोनों लिहाज से देखा करेंगे। ये ऑफर नहीं है, ये रेवोकेशन की बात हो रही है। रेवोकेशन चाहे ऑफर की हो, रेवोकेशन चाहे एक्सेप्टेंस की हो, जस्ट कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। मैंने कल आपको बोला था, आपने ये भी दिमाग में रखना है, ये नहीं देखना कि वो वैलिड है कि नहीं। जब वो जस्ट कम्युनिकेशन की बात करेगा, आपने सिर्फ कम्युनिकेशन का ही बताना है, वो बाद में आपने बताना कि ये वैलिड थी कि नहीं। तो मेरे बच्चे रेवोकेशन वैलिड, रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई, किसके लिए। मेरे बच्चे मुझे ये बताएं, रेवोकेशन यहां पे कर कौन रहा है बोला, मिस्टर ए। तो मिस्टर ए के लिए बताएं रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है, क्या कब कब, जब उसने लेटर लिखकर ऐसे पोस्ट कर दिया, उसकी पहुंच से बाहर निकल गया। हम कहेंगे तेरे लिए रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई, यानी कि अब तू समझ तेरे लिए मामला कंप्लीट हो गया, तो एंड हो गया। ये नहीं कि रेवोकेशन हो गई, नहीं नहीं, मतलब तेरी तरफ से तूने कम्युनिकेट कर दिया, तूने बोल दिया उसको कि मैं क्या कर रहा हूं, अपने ऑफर रिवोक कर रहा हूं। बोलना सिर्फ बोलने की हद तक बात कर रहे हैं, ये नहीं कि हो गई, अल्फाजों में फर्क है। तूने बोल दिया, तूने कह दिया कि मैं अपनी ऑफर रिवोक कर रहा हूं, इसके लिए कम्युनिकेशन उसी वक्त कंप्लीट हो जाती है। अब मेरे बच्चे मुझे ये बताएं कि मिस्टर बी के लिए रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, जब उसके नॉलेज में आ, और उसके नॉलेज में कब आ रही है, 2 नवंबर।
अब अगली बात फिर वो पूछेगा, या ये ना भी पूछे, सीधा पूछ सकता है, बताएं रेवोकेशन वैलिड है कि नहीं है, हम कहेंगे रेवोकेशन क्या है, वो वैलिड है। और बताएं कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई, हम कहेंगे कि भैया एज अगेंस्ट मिस्टर ए उसी दिन कंप्लीट हो गई जिस दिन उसने लेटर लिखकर ऐसे पोस्ट किया, उसकी रीच से बाहर चला गया। और एज अगेंस्ट मिस्टर बी रेवोकेशन की कम्युनिकेशन उस दिन कंप्लीट हुई जब रेवोकेशन का लेटर उसको मिला। जस्ट कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, और कम्युनिकेशन का मतलब यहां पे क्या है, अपनी बात को अगले बंदे तक पहुंचाना। बात समझ आ रही है कि नहीं? इसी तरह मान लो कि मिस्टर बी ने क्या किया, अपनी एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन का लेटर अज्यूम कर लो, इसने लिखा 4 नवंबर को। ये याद रखिएगा, ये रेवोकेशन का लेटर जा रहा है 4 नवंबर को, मिस्टर बी लिख रहा है अपनी एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन। और ये एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन अज्यूम कर लो मेरे बच्चे मिस्टर ए को मिली है जाके 10 नवंबर को। पहले तो मुझे ये बताएं कि ये रेवोकेशन वैलिड है कि नहीं। क्यों बोला? क्योंकि बिल्कुल एक्सेप्टेंस का लेटर उसको पहले मिल गया है, रेवोकेशन बाद में। अब अगली बात, रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है, किसके लिए मेरे बच्चे, मिस्टर बी के लिए। जब उसने लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया था रेवोकेशन, उसके लिए उसी वक्त कंप्लीट। और जिसके लिए किया उसके लिए जब उसको लेटर मिल गया। ये कुल बातें थी, ये एंड हो गया। इससे ज्यादा मुश्किल ना क्या पूछ सकता है, ना पूछेगा, ना हो सकता है इससे ज्यादा। यानी कि ये याद रखना, 9 से 10 सवाल कम से कम, मेरा ख्याल है 11 बन जाते हैं अगर हम इसको आखिर पे भी वाइंड अप करेंगे फिर, तो 11 सवाल हम इसमें बना देंगे। तो ये मेरे बच्चे आपने दिमाग में रखना, मोस्टली आई आप 4-5 ही पूछ रहा होता है, जिस तरह ये आपको दिया हुआ, ये 5 पेपर का ही है। तो जब अब करेंगे तो अब एक आधा सवाल और आ जाएगा आपके सामने। ले बेटा, अब जरा थोड़ा सा इसको रीड कर लें। कहता है कम्युनिकेशन किसकी बोला, रेवोकेशन की। द कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस इज डीम टू बी मेड। अगेन वही कह रहा है कि कैसे की जा सकती है, बोलकर, लिखकर, या बाय कंडक्ट। ये वही अल्फाज है, बस उससे अल्फाज उसका बयान करने का अंदाज थोड़ा सा गंदा है। जैसे हमने पहले ऑफर में भी पढ़ा था कम्युनिकेशन, फिर एक्सेप्टेंस में भी पढ़ा, और वो इट मीन्स वाली याद है ना। तो ये भी वही है कि रेवोकेशन कैसे कर सकते हैं, हम रेवोकेशन बोलकर भी कर सकते हैं, लिखकर भी कर सकते हैं, और बाय कंडक्ट भी कर सकते हैं। याद रखोगे इसको। अच्छा, बाय कंडक्ट हम रेवोकेशन का जस्ट एग्जांपल, मैं आपको कहता हूं कि बेटा ये मोबाइल मुझसे 10,000 का खरीद लो। आप अभी सोच रहे हो, मैंने ऑफर कर दी ना आपको, अभी आपने एक्सेप्टेंस नहीं दी, मैं उससे पहले पहले इसको रिवोक कर सकता हूं। हाँ, मैंने क्या किया, आपके सामने ही ये मोबाइल किसी और बच्चे को भेज दिया। अब आप बाद में एक्सेप्ट कर लोगे, ये क्या एक्सेप्टेंस वैलिड होगी? या जबकि मैं मोबाइल क्या कर चुका हूं, किसी को ऑलरेडी बाय कंडक्ट एक्चुअली मैं आपकी ऑफर को रिवोक कर चुका हूं। याद रखोगे इस बात को। तो ऑफर यानी कि कम्युनिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, जैसे जैसे मैंने मोबाइल बेचा, आपको दिखा, पता चला, इसका मतलब क्या हुआ, आपको कम्युनिकेट हो गया कि मैंने अपनी ऑफर को क्या कर दिया है, रिवोक कर दिया है। खैर, कहता है कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस इज डीम, डीम का मतलब याद है ना, हम समझेंगे, इज डीम टू बी मेड बाय एन एक्ट, जैसे अभी बता दिया कि उसने क्या कर दिया, मोबाइल खाला फुफो ने वादा कर रखा है? लेकिन सीए हो ही नहीं रहा, हो नहीं रहा, उन्होंने कहीं और कर दिया, प्रॉब्लम का बाय एक्ट उन्होंने ऑफर को क्या कर दिया, रिवोक कर दिया। ये नहीं कि आपको खाला बताया क्यों नहीं, भाई क्यों बताया, आप कौन सा कोई उनको बता रहे हो अपना रिजल्ट है, उन्होंने फिर ये भी नहीं बताया। ले बेटा, आर ओमिशन ऑफ द पार्टी रिवोकिंग बाय विच ही इंटेंड्स टू कम्युनिकेट सच रिवोकेशन, यानी कि चाहे वो कुछ करके या कुछ करके करने से रुक कर, लेकिन मकसद उनका क्या हो कि वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि हम अपनी ऑफर को या एक्सेप्टेंस को रिवोक कर रहे हैं, यानी कि कुछ करके बाय एक्ट, या मेरे बच्चे कुछ करने से रुक कर, ओमिट करना का मतलब होता है कुछ करने से रुक जाना, कुछ करके या कुछ करने से रुक कर। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी ऑफर को रिवोक कर रहे होते हैं। मकसद क्या आगे, जैसे मैंने आपको ऑफर की थी ये मोबाइल अब मुझसे 10,000 का खरीदो, तो बाद में मैंने कहा यार मेरा अब इरादा बदल गया है, आपने एक्सेप्टेंस नहीं दी थी, लेकिन उससे पहले मैंने क्या कर दिया आपको, तो मैंने एक्चुअली वो क्या कर दिया, मैंने ओमिट कर दिया है, इनके इनकार कर दिया सादे अल्फाज में। ये अजीब से अल्फाज है, बस आपने वही सादे अल्फाज में दिमाग में रखने कि रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है, और या चाहे ये भी अल्फाज वैसे बाय एक्ट भी और या बाय ओमिशन भी। बेटा कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, वही बात। अब देखो कम्युनिकेशन कर कैसे सकते हैं, तीनों जगहों पे ये 2 हेडिंग आई। ऑफर में आई थी कम्युनिकेशन बोलकर लिखकर, और फिर उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट कब हुई, जब ऑफरी के नॉलेज में आ गई। फिर एक्सेप्टेंस बोलकर लिखकर बाय कंडक्ट, फिर एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई, फिर हमने देखा किसके लिए है, तो ऑफर के लिए कब थी बोला एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन, जब वो लेटर उसने पोस्ट कर दिया था। ऑफरी के लिए कब थी बोला है, जब उसकी एक्सेप्टेंस का लेटर उसको मिल गया। फिर मेरे बच्चे अब अगली बात आई रेवोकेशन, रेवोकेशन की भी कम्युनिकेशन होती है, इसकी भी कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है। पहले उसने कम्युनिकेशन बताई कैसे कर सकते हैं, उसी तरह बाय एक्ट भी, बाय ओमिशन भी, मतलब या अल्फाज दूसरे यूज कर लीजिएगा यहाँ पे। और कंप्लीट कब हुई, फिर किसके लिए,
करने वाले के लिए रेवोकेशन कब कंप्लीट होती है? जब वो लेटर लिखकर ऐसे पोस्ट कर दिया उसकी पहुंच से बाहर निकल गया। और जिसके लिए की उसके लिए रेवोकेशन कब कंप्लीट होती है? जब उसके नॉलेज में आ गई। और अभी फिर हम देखेंगे ये वैलिड थी या नहीं। जस्ट कंप्लीट होना इस बात की हतमी दलील नहीं है कि वो रेवोकेशन वैलिड थी या नहीं। वो तो हम बाद में तारीखों के लिहाज से देखेंगे। सिर्फ हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे, कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो बेटा अब मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ये अल्फाज अब फौरन से आपको समझ आ जाएंगे। द कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट। यहाँ पे ये नहीं कर रहा ऑफरर या ऑफरी, जो मर्जी, चाहे ऑफरर अपनी ऑफर रिवोक कर रहा हो, चाहे एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर रहा हो, दोनों के मामले में जो कर रहा हो उसने कहा कि उसके लिए कब कंप्लीट होगी? when it is put in course of transmission to the person to whom it is made so as to be out of the power of the person making it। यानी कि जब रेवोकेशन करने वाला उस रेवोकेशन को ऐसे पोस्ट कर दे कि उसकी पहुंच से बाहर निकल जाए, तो हम समझेंगे करने वाले के लिए रेवोकेशन की कम्युनिकेशन उसी वक्त कंप्लीट होगी। लेकिन जिसको की है उसके लिए यार ये कैसे हो सकता है? ये लैपटॉप का भी मसला है। एज अगेंस्ट द पर्सन टू whom it is made when it comes to the come to his knowledge, यानी कि उसके नॉलेज में आ गई, जिसको की है जब उसके नॉलेज में आ गई। अब मेरे बच्चे जरा थोड़ा सा, क्योंकि ये चीज़ बड़ी अहम है और मैंने आपको बताया था कि जब ये चैप्टर खत्म होगा तो आपको आता होगा, अब वो चेक भी तो करना। बेटा आप तो पहले इसको पूरा वीक लगाएंगे, ये सारे लेक्चर कवर करेंगे तो फिर ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। लेक्चर यूट्यूब पे पढ़े हूँ, आपने हिम्मत करके पहले उनको कवर करना है वहां से। लो बेटा अब ये सारा जरा दोबारा बनाइएगा। मिस्टर ए, तारीख कोई भी बताओ, ये ना कहना कि सर कोई रट रट के बैठे हुए हैं वो बता देते हैं कोई ना कोई। ये तो एक जनरल नॉलेज है मेरे बच्चे, एक तो कानून है, आपने कानून को दिमाग में रखना है। तो मेरे बच्चे कहाँ से शुरू कर लें? हैं? नहीं, आज से हमने पहले कर लिया। 1 जनवरी 2024 की बात हुई थी, है उस वक्त किसी मिस्टर ए ने कोई लेटर लिखा था। अब ये ना कहना सर ये भी सर ने रटी हुई है। तो मेरे बच्चे यहाँ तो आप बता देंगे, मैं तो बोलूंगी नहीं यहाँ पर। तो मिस्टर ए ने क्या किया, 1 जनवरी 2021 को एक ऑफर का लेटर लिखा मेरे बच्चे। ऑफर का लेटर लिखा कि मिस्टर बी भैया आपके पास कोई चीज है वो मुझे भेज दो, या मेरे पास कोई चीज है वो खरीद लो। ऑफर ऐसी ही होती है ना मेरे बच्चे। ये मिस्टर बी को ऑफर का लेटर अज्यूम कर लो मिल गया 7, चलो ठीक हो गया भैया, 7 जनवरी। मिस्टर बी ने क्या किया, एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर रख लिया 9 जनवरी, और उसको पोस्ट किया कब? 11। उसने क्या कर दिया, उस लेटर को पोस्ट कर दिया। ये जो लेटर पोस्ट किया था मेरे बच्चे, अज्यूम कर लो, पहले तो चले चले पहले इसको कंप्लीट कर लें, रास्ते में गुम भी तो हो सकता है, या कभी पहुंचे ही ना हो। क्या एक्सेप्टेंस होगी फिर? होगी नहीं होगी? ये लेटर एक्सेप्टेंस का इसने पोस्ट किया, ये एक्सेप्टेंस का लेटर कभी उसको मिला ही नहीं। एक्सेप्टेंस होगी कि नहीं? नहीं नहीं, दोनों के लिए हो जाएगी। यहाँ पे ये नहीं बोलना, मैं कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ एक्सेप्टेंस। चीजों पे गौर करनी है आप लोगों ने। मैं ये नहीं बोल रहा कि अच्छा बताओ एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है, मैं तो ये तो बोला ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि बताओ ये एक्सेप्टेंस वैलिड है कि नहीं? बिल्कुल वैलिड है। ऑफर हुई हो, एक्सेप्टेंस हो गई हो, लेटर चाहे उसको मिला ही ना हो एक्सेप्टेंस का, हमने क्या डिस्कस किया था, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? बिल्कुल वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। हम बाकी चीजों को डिस्कस नहीं कर रहे कि कम्युनिकेशन हुई है कि नहीं। वो लेटर कभी उसको मिला ही नहीं, तो फिर ये क्या कर सकता है, जब मर्जी उसको रिवोक कर सकता है। हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, जाहिर बात है वो पागल थोड़ी है। अगर वो लेटर रास्ते में ये सवाल में पूछेगा, अच्छा ये बताओ लेटर उसने भेजा वो रास्ते में गुम भी हो गया है, अब वो कब तक उसको रिवोक कर सकता है? फिर हम बोलेंगे फिर रीजनेबल टाइम में रिवोक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ कानून है ही नहीं। तो कानून जहां पे कुछ ना बोल रहा हो तो वहां पे एक ही कानून है, रीजनेबल। तो यहाँ पे हम फिर क्या कर देंगे, अगर ये लेटर इसने पोस्ट किया था और वो रास्ते में जल गया, गुम हो गया, और ये कभी उसको मिला ही नहीं, अब वो कह दे आपको कि अच्छा बताओ मिस्टर बी का, देखो इसके लिए तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन उसी दिन कंप्लीट हो गई, तो ये अब अपनी ऑफर रिवोक नहीं कर सकता था, लेकिन मिस्टर बी रिवोक कर सकता है। हम बोलेंगे कर सकता है, लेकिन कब तक, वो लेटर तो उसको मिला ही नहीं। फिर हम अपनी तरफ से वहां पे अल्फाज यूज कर देंगे, रीजनेबल टाइम में उसको रिवोक कर सकता है। यहाँ पे ये ना होगा अपना ही कानून बना दो वहां पे माशाल्लाह कह देंगे तकरीबन ये पहुंच जाना था, अगर नॉर्मल तरीके से जाता तो 15 जनवरी तक, तो मेरा ख्याल है कि 14 जनवरी तक ये रिवोक कर सकता है। लेवल नहीं हो गया थोड़ा, जैसे खत के साथ साथ जा रहे थे आपको। तो दोबारा इसको कंप्लीट करो। 11 जनवरी को उसने क्या किया, लेटर को पोस्ट किया। अब मेरे बच्चे ये जो लेटर मिस्टर ए को मिला, अज्यूम कर लो, बताओ 17 जनवरी को ये मिस्टर ए को मिल गया। यहां तक की बात समझ आ रही?
अगली बातें भी कर दो यहीं पे। मिस्टर ए ने क्या किया, अपनी ऑफर की रेवोकेशन का लेटर लिख दिया मेरे बच्चे। ये रेवोकेशन का लेटर है और ये लिखा उसने, बोलो तारीखें दिमाग में रखते हुए बोलो, कब लिखा इसने ऑफर की रेवोकेशन का लेटर? हाँ, ये उस लिहाज से लिखना है, या ना हो गया 8 को, 3 को इसने क्या किया, अपनी ऑफर की रेवोकेशन का लेटर लिख दिया। और ये ऑफर की रेवोकेशन का लेटर मेरे बच्चे मिला है मिस्टर बी को। ये रेवोकेशन की बात हो रही है, ये कब मिला है? 10 तारीख। ठीक हो गया। मिस्टर बी ने क्या किया, अभी देखो हम सिर्फ तारीखें आपको पढ़ाने के लिए, ये नहीं कि सर वो तो पहले ही रिवोक ही हो गई है, वो तो उसकी रेवोकेशन बिल्कुल वैलिड थी, फिर आप एक्सेप्टेंस का क्यों बता रहे हैं? सब आप, हम तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं ना अपने। हैं मेरे बच्चे अज्यूम कर लो, मिस्टर देखो अगर इसने रिवोक कर दी और आपने जो तारीख बताई उस लिहाज से रेवोकेशन वैलिड है, फिर तो रॉलिंग हो गया ना, एक्सेप्टेंस होती नहीं। हम सिर्फ तारीखें अपनी पूरी कर रहे हैं। मिस्टर बी ने अपनी एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन का लेटर, मिस्टर बी ने अपनी एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन का लेटर अज्यूम कर दो मेरे बच्चे, ये लिखा है, तारीख बताओ हैं, और खुदा का खौफ करो यार। अभी उसने एक्सेप्टेंस दी नहीं, उसने पहले ही रेवोकेशन लिख दिया 8 का, एक्सेप्टेंस उसने 11 को दी है, कोई तारीख तो सही लिखाओ। चले 12 कर लो भाई, ना आखिर जान छुड़वाओ सर तुम, 12 बोल दो, रौला ही मुख्य। लो भाई 12 को उसने क्या कर दिया, यानी कि अगले दिन उसका जमीर जा गया, उसने कहा गोली मारो जी, मैं अपनी ऑफर रिवोक कर रहा हूँ। जब ऑफर की रेवोकेशन का लेटर उसने लिख दिया 12 को, और ये मिला, ये रेवोकेशन का लेटर मिला है मिस्टर बी को, बोलो भैया 18 को। उन्होंने कहा कि एक हमने पहले कर दी है, एक बाद में कर, सही सियाना रहेगा ये बंदा। लो बेटा, ये हमारी रेवोकेशन वाली तारीखें होगी। अब हमने यहाँ पे देखने कितने क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले ये बताओ, ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? 7 को, जब उसके नॉलेज में आ गया। उसके बाद मुझे बताओ एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब हुई? बेशर्मा यार, अरे बेशरम बोल दे सारे इसको, मेरा ख्याल है एक दफा बेशरम है कि हया ही नहीं थी। है सारा हमारा चैप्टर हमने 2 सवा 2 वीक लगा दिए हैं, अभी तक इसको ये नहीं पता कि हमने किसके लिए भी बोलना है। तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? हाँ शाबाश। तो मेरे बच्चे मुझे ये बताएं, ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? 11 को। ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई थी? जब एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर उसने पोस्ट कर दिया था। तो एक हमारा दूसरा सवाल हो गया। अब तीसरे नंबर पे ये बताएं, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफरी के अगेंस्ट कब कंप्लीट? 17 को, जब उसकी एक्सेप्टेंस का लेटर ऑफरर के नॉलेज में आ गया। तो 3 सवाल हो गए आपके। उसके बाद मेरे बच्चे मुझे एक चीज बताओ कि ये जो रेवोकेशन है, रेवोकेशन मिस्टर ए के मामले में मुझे बताएं कि मिस्टर ए ने अपनी ऑफर को रिवोक किया था, कि रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? फिर बेशर्मी है, ये तो पहले बोलना है किसके लिए, उसके बाद तारीख बताए ना। तो मिस्टर ए ने मेरे से रेवोकेशन की है, कब की है उसने? 3 तारीख को। बताएं कि रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है मिस्टर ए के लिए? 3 को ही, जब उसने लेटर लिखकर ऐसे पोस्ट कर दिया, उसकी पहुंच से बाहर निकल गया। और मेरे बच्चे फिर मुझे ये बताएं मिस्टर बी के लिए, जब उसके नॉलेज में आ गया, तारीख क्या है? 10 को। अब मेरे बच्चे अगली बात मुझे बताओ, क्या ये रेवोकेशन वैलिड है कि नहीं? वैलिड है। क्यों बोला? एक्सेप्टेंस उसने 11 को दी थी, जबकि रेवोकेशन का लेटर उसको कब मिल गया है? 10 को। उसके बाद मुझे बताएं, एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन का लेटर लिखा गया मेरे बच्चे कब? 12 तारीख को। अब ये बताएं कि एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई मेरे बच्चे करने वाले मिस्टर बी के लिए? 12 को ही कंप्लीट होगी। और बताएं मिस्टर ए के लिए, ऑफरर के लिए, अब ये मुझे बताएं कि ये वैलिड है कि नहीं? वैलिड नहीं। क्यों? एक्सेप्टेंस मिली उसको 17 को, रेवोकेशन मिली उसको 18 को, तो ये वैलिड नहीं है। तो 9 तो मेरे बच्चे ये सवाल यहाँ पे बन गए। लेकिन बहरहाल कुछ और भी था। हाँ यहाँ बिल्कुल, वो तो अक्सर पूछता है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं है, वो तो, लेकिन फिर वो ये सारा स्यापा नहीं होगा, उसमें कुछ सादी चीजें हो। ये तो हमने बस समझने के लिए सारा कुछ बनाया ना। ले बेटा, अब जल्दी से, मेरा ख्याल है कि अब आप सियाने हो गए आप लोग सारे, किताबें आपके सामने हैं। कोई रटे वाला सवाल होगा तो हम सीधा रेफर कर देंगे, और आप वहाँ पे एक दफ़ा उसको पढ़ेंगे भी, ताकि पता चल जाए। ले बेटा, आइटम 11 में सवाल आया कि डिफाइन एक्सेप्टेंस। क्या होती है एक्सेप्टेंस? ऑफर किस मकसद के लिए की थी? असेंट के लिए। और आप भी जब उसके ऊपर असेंट शो कर दें, तो मेरे बच्चे वो क्या कहलाती है? एक्सेप्टेंस। पहले तो एक्सेप्टेंस को डिफाइन करना है, फिर व्हेन एन एक्सेप्टेंस इज कंसीडर्ड वैलिड, तो कब वैलिड होगी? कितनी कंडीशन है? 6। ये ऑफर नहीं है बेशर्मा, ये एक्सेप्टेंस है।
है, पी के बैठा हो, खुदा का खौफ क्या होता है। बात का बंदा सुबह सुबह लस्सी पिया था, उसको समझ नहीं आ रही होती चल क्या रहा है। उत्तर आपको नहीं आज पता चला, मैं बता रहा हूँ। आज आपने सिर्फ देखना है यहाँ पे ड्रामा हुआ क्या है, आपने सारा इसको पढ़ना है। पूरे लेक्चर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये समझ आ जाएगी आपको, दिक्कत नहीं। और फिर हमारा नवंबर के आखिर पे नया बैच शुरू होगा, चाहे ये चैप्टर नंबर 1 दोबारा, चैप्टर 2 दोबारा उसमें बैठ के उसको सुन लेना। लेकिन ये चीज़ें पहले कर लेनी है आपसे। आगे शायद हमने कुछ छुट्टियां भी देनी है रिजल्ट की, ना चाहते हुए भी कुछ छुट्टियां। लेकिन 15 जनवरी को सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा स्लो स्लो, ये ना समझना के अलावा फिर छुट्टियां की रिजल्ट आ रहा है ना आगे, आप लोगों का नहीं होगा लेकिन बड़ों का तो है, शायद आपको भी देंगे छुट्टी। ले बेटा नेक्स्ट देखिएगा। अब चलो बोलो भाई, एक्सेप्टेंस के वो बोलो एसेंशियल्स। एब्सोल्यूट अनकंडीशनल होनी चाहिए, हाँ, जिस मैनर में बोली गई हो उस मैनर में। और फिर वो सारे रूल्स, यानी कि देखो एक तो डेफिनेट अनकंडीशनल, उसके बाद ये जो मॉड है ना, मॉड के ऊपर उसके दो है। एक तो रीजनेबल मॉड, चाहे बता रहा हो है चाहे वो भेज रहा हो, दोनों मामला में मॉड रीजनेबल होना चाहिए। और उसके बाद मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि अगर वो रीजनेबल मॉड ना हो, रीजनेबल मॉड ना बोले, यानी कि जो मॉड उसने बोला हो वो मॉड एक्सेप्टेंस ना हो, फिर उसकी वो बातें अगली बार, लेकिन आपने सारी लिखनी है। और फिर हमने डिस्कस किया था कि ऑफरी मस्ट बी अवेयर ऑफ द ऑफर, एक्सेप्टेंस तभी होगी अगर ऑफरी अवेयर हो ऑफर। और फिर हमने डिस्कस किया था वो पहले रिजेक्ट ना हो चुकी हो, वो पहले टर्मिनेट ना हो चुकी हो। ये तो दो अल्फाज वैसे सौखे हैं टर्मिनेशन और रिजेक्शन वाला, याद रखोगे इस बात को। तो टोटल कितने थे वाला 6। उसके बाद कहता है कि व्हाट इज द टाइम लिमिट आफ्टर विच ए प्रपोजल कैन नॉट बी रिवोक्ड। और वक्त बताओ जिसके बाद प्रपोजल रिवोक नहीं हो सकती। प्रपोजल का मतलब क्या है वाला, ऑफर। जब एक्सेप्टेंस हो गई तो अंधेर छा गया, अब एक्सेप्टेंस हो गई, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब आप अपनी ऑफर रिवोक नहीं कर सकते। तो इसका मतलब सादा अल्फाज में एक्सेप्टेंस से पहले पहले ऑफर रिवोक हो सकती है, अगर एक्सेप्टेंस हो गई उसके बाद ऑफर रिवोक नहीं हो सकती। उसके बाद मेरे बच्चे कहते हैं कि मुराद ऑफर्ड हिज कार टू सनम फॉर रुपीज 4 लाख। Sanam accepted the offer and enclosed a pay order of rupees 1.5 lakh with a promise to pay the balance in monthly installment of 62,500 each. Under the provision of the contract at 1872, explain whether it is a valid contract. दोबारा देख लो हुआ क्या है, हुआ क्या है यहाँ पे। किसी मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी भाई मेरे पास एक गाड़ी है, ऐसा कर लो इस गाड़ी को 4 लाख रुपए में खरीद लो मुझसे, 4 लाख रुपए में खरीद लो। उसने जवाब भेजा ठीक हो गया भैया मैं आपकी ये गाड़ी खरीद रहा हूं, 1.5 लाख रुपया अभी भेज रहा हूं आपको, बाकी जो भी उसने बोला 62,500 या जो भी है वो मैं इंस्टॉलमेंट में मंथली पे करूँ। क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्यों नहीं हुआ। हाँ देखो उसने 4 लाख बोला था, उसकी इंटेंशन नहीं है उसकी किस्तों में अमाउंट लेने की, तो 4 लाख आप पूरा उसको पे करने के लिए रेडी होते तो तब ये वैलिड एक्सेप्टेंस। लेकिन आपने क्या कर दी, उसकी किस्तें कर दी, जबकि इसका मतलब क्या हुआ, आपने कंडीशनल एक्सेप्टेंस दी, यानी कि आपने एक्सेप्टेंस को क्वालिफाइड बना दिया, अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं दी, इसलिए ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मुश्किल बात तो नहीं ना, ऐसी आसान आसान बातें होंगी इंशाल्लाह, ये ना घबराना कि वहां पे कुछ सर तो सौखे सौखे सवाल करवा रहे हैं। हाँ बिल्कुल उसका भी जिक्र करें, कमाल हो जाएगा, है कि अब आपका ये उसको 1.5 लाख रुपया और 62,500 ऑफर करना, ये काउंटर ऑफर है। और जब काउंटर ऑफर होती है पहली ऑफर रिवोक हो जाती है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनते ही नहीं। अब उसकी मर्जी है, वो एक्सेप्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं तो ये ऐड कर देंगे तो कमाल हो जाएगी, उसको सारी बातें समझ आ जाएंगी। लो बेटा उसके बाद कहता है कि अंडर द परमिशन ऑफ लिस्ट द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, यानी कि उसको एक्सेप्टेंस देखो कितनी प्यारी है। उसने 11 में पूछा, उसने 11 के बाद उसको याददाश्त फिर वापस आई, उसने कहा वो 17 में फिर जाके उसने पूछ लिया, तो क्या थे बोला अनकंडीशनल रीजनेबल मॉड में। और अगर रीजनेबल चलो मान लो कि अगर मॉड बता दिया गया हो उसी मॉड में, अगर ना उस मॉड में हो तो फिर वो अगली बात है। उसके बाद अवेयरनेस, टर्मिनेशन, रिजेक्शन, याद रखोगे इन बातों को। तो बेटा नेक्स्ट देखिएगा, लो भाई अब ये उसने मोस्टली इतने की पूछ रहा है, वो ज्यादा नहीं पूछ रहा, लेकिन इतने कम भी नहीं है, ये 4-5 उसने इकट्ठे करके रख दिए सवाल। देखिएगा कहता 3 सितंबर 2018 सलीम, 3 सितंबर 2018 को सलीम ऑफर्ड बाय ए लेटर टू सेल हिज लैपटॉप टू गाजी फॉर रुपीज 50,000।
गाजी रिसीव द लेटर ऑन, वहां पे नहीं है बनाना आपने, आपने जरा वहां पे दिमाग लड़ाना है माशाल्लाह, क्योंकि मैं बुजुर्ग हूँ, मेरा दिमाग आप जितना तेज नहीं है। आप लोग तो माशाल्लाह तेज हो, आप तो बहुत तेज हो, 6G 7G हो आप, हम कौन से वाला 3G। मैं सच्ची बता रहा हूँ, जो भी है, इंसान बुढ़ापे के साथ साथ वो याद वो होता है, नॉलेज उसके पास होता है, लेकिन अभी नई चीजों को उसको वो करना समझना फौरन से कोई इतना फास्ट नहीं होता। लेकिन बहरहाल मैं ये आपको मेंटली तौर पे तैयार करना चाह रहा हूँ कि भाई आप रेडी रहिए। आपने बताना है, ये ना हो कि मेरी तरफ देख रहे हो कि मैं बताऊंगा आपको। नहीं बेटा, 50,000 की उसने ऑफर की, कहता है कि गाजी रिसीव द लेटर ऑन 5 सितंबर। ये लेटर गाजी को कब मिला है बोला? 5 सितंबर को उसको ये लेटर मिल गया। 6 सितंबर को गाजी पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, उसने एक्सेप्टेंस का पोस्ट कर दी 6 सितंबर को। देखो उसने अभी यहाँ पे ये नहीं लिखा लेटर फलानी तरीक को लिख कर रखा उसने, फलानी तरीक को पोस्ट किया। हम यही लिखेंगे जिस दिन उसने लिखा होगा उसी दिन पोस्ट कर दिया होगा, ऐसे ना मेरा। तो एक ही तारीख लिखी तो हम एक को ही सारा कुछ ही समझे, उसी दिन लिखा उसी दिन पोस्ट हो गया, रोड़ा मुक्का। द लेटर रीड गाजी ऑन, ये एक्सेप्टेंस के लेटर की बात कर रहा है, रीड गाजी, सॉरी नहीं 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 नहीं, अभी ऊपर पढ़ रहे थे, सॉरी ये ऊपर वाली लाइन। 6 सितंबर को गाजी ने क्या किया? पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस टू सलीम, और द लेटर रीच सलीम ऑन 8 सितंबर। ये कब पहुंचा बोला उसके पास? 8 सितंबर को उसको मिल गया है, ठीक हो गया। कहता कि सलीम रोट ए लेटर ऑफ रेवोकेशन, सलीम ने लेटर ऑफ रेवोकेशन लिख दिया, कब बोला? 5 सितंबर को उसने लेटर ऑफ रेवोकेशन लिख दिया। द लेटर रीच गाजी ऑन 7 सितंबर, और ये जो रेवोकेशन का लेटर है ये गाजी तक कब पहुंचा बोला? 7 सितंबर को ये गाजी तक पहुंच गया है रेवोकेशन का लेटर। तो भैया मेरा ख्याल है कहानी उसने हमारी तरह की गंदी सी बना दी है। अब आपको सवाल वो पूछेगा, कहते हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 1872। ये जब ये सवाल पूछेंगे ना अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872, फौरन से समझ आ जाएगी कहीं ना कहीं चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 8 यानी कि 9 तक, क्योंकि 10 भी है तो वही, लेकिन वो थोड़ा सा स्पेशल लॉज में चला जाता है एजेंसी का। लेकिन पता चल जाता है आपको फौरन से चैप्टर नंबर 2 से लेकर 10 तक मैंने आंसर करना है। इसके बाद ना तो मैंने 1 सोचना है, ना ही मैंने 10 से ऊपर के जो 8 चैप्टर हैं वो सोचने। यहां से उसने कुछ पूछ लिया है, और फिर और भी आप स्पेसिफिक होकर पता चल जाएगा। यहाँ पे तो पता चल रहा है ना ये चैप्टर 2 से ही पूछ रहा है, तो चीजों का वहां पे भी पता चल जाएगा मेरे बच्चे, थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है, वो पता चल जाता है हमें फौरन से। खैर तो बड़ा कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट 1872 की प्रोविजंस के मुताबिक ब्रीफली डिस्क्राइब व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड द रेवोकेशन ऑफ द ऑफर वाज कंप्लीट। खाली कम्युनिकेशन का नहीं बोल रहा कि कैसे कर सकते हैं, वो कह रहा है कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी। किस किस की पूछ रहा है? ऑफर की, एक्सेप्टेंस की और रेवोकेशन की, यानी कि उसने समझो सब कुछ ही पूछ लिया। कंप्लीटेड एज अगेंस्ट सलीम एंड गाजी अंडर द अबव सर्कमस्टेंसेस। सबसे पहले तो ऑफर की बात कर लो भैया, ऑफर का बताओ उसको, ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट? 5 को, कानून भी बताना उसको। हाँ पहले देखो आंसर करते वक्त मैं बार बार, हम यहाँ पे यही प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मैं आपको दोबारा बता दूं मैं कभी पास पेपर नहीं करवाता था, लास्ट अटेम्प्ट से मैंने कुछ करवाने शुरू किए, अब तो जाहिर बात आहिस्ता आहिस्ता सारे करवाया करूंगा, क्योंकि मैं पहले नहीं करवाता था, ताकि और फायदा क्या होगा अगर मैं ही करवा दूंगा सारा कुछ, तो आपको तो इसलिए यहाँ पे हमने गौर करनी है। मैं नहीं बोलूंगा सारा कुछ, आपने खुद भी बताने की कोशिश करनी है, ताकि वो प्रैक्टिस वो ही हो जाए जो आप खुद करें, उसी तरह का इसमें वो सुहाग आ जाए। नहीं तो मैं अगर करवा दूंगा तो मेरे बच्चे वो सत्यानाश हो जाए। थ्योरी के जो पास पेपर में बच्चों को खुद करने चाहिए, लेकिन बच्चे गंदी गंदी फीडबैक दे रहे थे, वो सर के पास ना पढ़ना, सर पास पेपर ही नहीं करवाते। और बेशर्म खुद कर लो यार, अगर चैप्टर पढ़ा दिया, अगर चैप्टर पढ़ने के बाद पास पेपर आपको नहीं आते, या तो मेरे पढ़ाने में फर्क या आपके पढ़ने में फर्क, तो मेरे बच्चे फिर लेकिन गोली मारूंगा। अब मैं करवा रहा हूँ तो रौला ही मुक्का। मैं पिछले से यहाँ पे क्यों मैं तो ना डिस्कस करा। ले बड़ा चलें, ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? जब ऑफर की नॉलेज में आ गई, फिर आपने आगे तारीख बतानी है। तारीख क्या है बोला? 5 सितंबर को ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी। उसके बाद एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? हाँ अब दोनों के लिहाज से बतानी है उसको आपने। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन आप बताएंगे एज अगेंस्ट ऑफरर, पहले तो कानून बताएंगे, अच्छी तो बात यही है। लेकिन मेरे बच्चे उसने देखो 2.5 है, सीधी सीधी तारीखें भी बता दोगे ना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ प्रोविजंस भी बता दोगे तो लेवल ही हो जाएगा। उसने डिस्क्राइब किया है ना, उसको डिस्क्राइब करके बताओ। देखो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट ऑफरर उस दिन कंप्लीट होती है जब एक्सेप्टेंस का लिखकर लेटर लिखकर ऐसे पोस्ट कर दिया जाए एक्सेप्टर की पहुंच से बाहर निकल जाए। और वो कब हुआ वाला? 6 सितंबर। तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट ऑफरर कंप्लीट होगी, और एज अगेंस्ट एक्सेप्टर कानून पहले बताएंगे।
उसकी एक्सेप्टेंस जब ऑफरर के नॉलेज में आ गई, और ऑफरर के नॉलेज में कब आई है बना? 8 तारीख। मुश्किल बात तो नहीं। अब अगली बात, रेवोकेशन की कम्युनिकेशन उसने बोला कब कंप्लीट हुई है। उसे खाली रेवोकेशन नहीं पूछा, यानी कि कम्युनिकेशन नहीं पूछा कैसे कर सकते, कंप्लीट कब हुई। तो रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? देखो उसने एक ही तरफ रखी है, दोनों तरफ का स्यापर नहीं डाले उसने। हमने तो समझने के लिए बनाए थे ना, दोनों तरफ से ऑफर, वो दूसरा भी लगा हुआ है सारे। तो मुझे बताएं, ऑफर की रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? इसके लिए मेरे बच्चे जो कर रहा है, कर कौन रहा है? मिस्टर एस। तो कब कंप्लीट हुई है इसके अगेंस्ट? जब उसने लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया था कि उसकी पहुंच से बाहर निकल जाए, इसके लिए तो रेवोकेशन उसी दिन कंप्लीट होगी। तो जिसके लिए की उसके लिए कब कंप्लीट हुई? जब उसके नॉलेज में आएगी। और तारीख बतानी आगे 7 सितंबर को। मुश्किल बात है नहीं। ले बेटा, अब अगला देख लो, वेदर ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट वाज क्रिएटेड बिटवीन सलीम एंड गाजी। क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था? अब ये बताएं, सोचें, क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? क्यों बोला? देखो मेरे बच्चे, एक्सेप्टेंस का लेटर उसने 6 को पोस्ट किया, और उसको रेवोकेशन का लेटर कब मिला बोला? 7 को। तो जबकि एक्सेप्टेंस हो गई है उससे पहले पहले, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये रेवोकेशन वैलिड नहीं है। अगर वो अपनी ऑफर रिवोक करना चाहता था तो 6 से पहले पहले उसको रेवोकेशन का लेटर मिल जाना चाहिए था, लेकिन रेवोकेशन का लेटर कब मिला है? 7 को। इसका मतलब ये रेवोकेशन वैलिड नहीं, और ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल बाइंडिंग है। बाइंडिंग, अच्छा एक और बात, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसका एक दूसरा नाम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी है, जो बिल्कुल कानून के मुताबिक बन गया हो, उसको हम बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं और उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। क्योंकि वो आगे एक दफा पेपर के अंदर हम मोस्टली नहीं बोल रहे होते। अब मुझे ये थोड़ी पता कि हम बहुत ही मासूम हैं, लेकिन बताना चाहिए था। है, अब टेस्ट में आया, बच्चे अब पूछ रहे हैं सर ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? मेरा सत्य नाश खोता पूछ गया। तो भैया बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का ही नाम है। तो इसको चाहे खाली कॉन्ट्रैक्ट बोल दो, चाहे इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कहीं पे खाली कॉन्ट्रैक्ट लिखा हो वैलिड ही होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लिखा हो वैलिड ही होता है, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट लिखा हो वैलिड ही। खैर, लो बेटा, नेक्स्ट देखिएगा। कहता है कि रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग सिनेरियोज। इसका मतलब एक से ज्यादा सिनेरियोज होंगे, लेकिन यहां से रेलिवेंट, इस चैप्टर से रेलिवेंट ये वाला होगा। कहता है कि सिनेरियोज अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872। कहता है अहमद बीइंग इंटरेस्टेड इन परचेजिंग आदल्स डीएचए प्रॉपर्टी सेंड हिम लेटर ऑन 1 मार्च 2019 को। उसने लेटर सेंड किया, आई हैव हर्ड दैट यू आर सेलिंग योर डीएचए प्रॉपर्टी। देखो अहमद क्या लिख रहे हैं, किसको बोला? आदिल को। मैंने सुना है कि आप डीएचए की प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो। कहता कि आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन परचेजिंग इट, मैं इसको खरीदना चाहता हूं। अब अंग्रेजी का यहाँ पे कमाल है, याद रखिए। अब जरा थोड़ी सी अंग्रेजी सीधी होगी तो इंशाल्लाह सवाल भी, आंसर भी सीधा सीधा होगा। अंग्रेजी खराब होगी तो सत्यानाश है। लेकिन लाजमी नहीं ये हर जगह पे अंग्रेजी हो, ये ना हो कि अभी से मैं जा रहा हूँ सर, मेरी तो अंग्रेजी आप जैसी ही है। नहीं नहीं मेरे बच्चे, आप कर लेंगे इंशाल्लाह। जिसने पीछे PRC 1 पास कर लिया तो इंशाल्लाह यहाँ पे भी हो जाएगा। इसका मतलब उसको समझ आती है तो किया ना उसने, PRC 1 अंग्रेजी था। लेड़ा कहता है कि विल यू प्लीज कंसीडर सेलिंग द सेम टू मी, यानी कि मैं खरीदना चाहता हूं, क्या वो मुझे बेचोगे? व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइस यू हैव बीन ऑफर्ड सो फार, और आपको अभी तक सबसे ज्यादा बोली या कीमत कितनी लगी? आदल रिप्लाइड द हाईएस्ट कोट फॉर द प्रॉपर्टी टिल नो इज ₹35 मिलियन। अभी तक 35 मिलियन तक हाईएस्ट प्राइस लगे हैं, उसको बताया। अहमद रिप्लाई कर दिया, आई एग्री टू बाय योर डीएचए प्रॉपर्टी 36 मिलियन की, कि मैं एग्री कर रहा हूं कि मैं 36 मिलियन की आपकी प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं। Subsequently, Adil Adil received an offer from Hamad quoting ₹38 million। उसके बाद हामिद साहब भी बीच में आ गए। उसने क्या कर दिया, उसने आदिल को कहा कि भैया मैं 36 मिलियन की प्रॉपर्टी खरीदूं। बल्कि आदिल रिसीव्ड एन ऑफर, ठीक हो गया। व्हाट विल बी आदिल्स लायबिलिटी टुवर्ड्स अहमद इफ ही विशेस टू मेक द सेल टू हामिद। अगर वो हामिद को बेच देता है ये प्रॉपर्टी, तो फिर क्या आदिल, ये जो मिस्टर अहमद है, उसको कोई लायबल होगा? कोई लायबिलिटी है क्या उसकी तरफ से? वो जो एग्री हुआ था, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं गया था? नहीं, बिल्कुल। मेरे बच्चे यहाँ पे जरा देखना, जब उसने वो सारा कुछ उसको बताया था, उसने अपनी इंटेंशन शो कर दी थी तो भाई 35 मिलियन मुझे हाईएस्ट लग गया है? तो हाँ, जस्ट मैं बेचना चाहता हूँ, 35 मिलियन हाईएस्ट लग गया है अभी तक। तो ये जस्ट इंटेंशन बता रहा था, वो इन्विटेशन टू ऑफर था। उसका ये कहना कि मैं 36 मिलियन में खरीद लेता हूँ, एग्री करना, ये ऑफर है। और जबकि उसने उसको कोई जवाब ही नहीं दिया। ये नॉन एक्सेप्टेंस मेरे बच्चे एक्सेप्टेंस थोड़ी होती है, वो जवाब ही ना दे रहा हो, ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होती। उसने उसको तो कोई जवाब ही नहीं दिया, लेकिन उसने ये प्रॉपर्टी मेरे बच्चे किसको भेज दी? हामिद को। तो मेरे बच्चे ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। उसकी किसी तरह की कोई लाइबिलिटी नहीं है टुवर्ड्स अहमद, क्योंकि उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, उसने उसके ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं किया था। मुश्किल बात तो नहीं, बस कमेंट्री करनी है समझ के, जो भी अपने अल्फाजों में। ये नहीं समझना कि खुदा ना खासा यहाँ पे पता नहीं मैं क्या बताऊंगा, अपने अल्फाजों में इसी तरह
दिल खोल के लिखिए, लेकिन बहुत ये ना हो कि अल्लाह माफ करे कोई दो नंबर है, 2 नंबर के लिए कोई 4-5 लाइनें मोर देन सफिशिएंट होती है। माशाल्लाह ना हो सफे ही परे होने एग्जाम्पल दे देंगे या 2 नंबर नहीं तो पास करो ऐसे ना करना उसको, जितना हो मेरे बच्चे उस लिहाज से आंसर करना है। और मैंने आपको बोला था कि एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं होती वहां पे आंसर करते वक्त आपको, ना तो वो कभी उसने मोस्टली एग्जाम्पल आज तक पूछी है, अगर पूछेगा कहीं पे आपने एग्जाम्पल देनी है, अदरवाइज आपने कभी एग्जाम्पल बीच में नहीं, जब अपनी मर्जी से नहीं चिपका देंगे। बेटा रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियो, ठीक हो गया। कहता कि बतूल ऑफर टू सेल हर फ्लैट टू साकिब फॉर 4.2 मिलियन। साकिब एक्सेप्टेड द ऑफर एंड सेंट ए चेक ऑफ रुपीज 1.5 मिलियन विद स्टिपुलेशन टू पे द बैलेंस इन 24 इक्वल। बकवास नहीं कर रहा है, इसको लग नहीं रहा। यानी कि देखो आप बच्चों को होता है ना कि हम बच्चों को बार बार तरले करते हैं कि बेटा पास पेपर कर लो, पास पेपर कर लो। बेटा पास पेपर के सवाल रिपीट होते हैं किसी ना किसी शक्ल में। मैं ये नहीं कहता खुदा ना खासा वो हूबहू वही उठा के दे देना, कहीं थोड़ा बहुत डाटा चेंज करके। अब देखो लास्ट ये सवाल कब आया, आठम 15 में आया, यही वही सवाल है उसी तरह का। ऑफर की, उसने एक्सेप्ट किया उसको, और साथ उसने आधी अमाउंट या कुछ पे की, बाकी किस्तें कर दी। ये सेम डिटो सवाल उसी तरह का उठा के उसने कब दे दिया, स्प्रिंग 20 के अंदर वही सवाल दोबारा में दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने गौर करके पास पेपर्स करनी है। और ये वैसे ही मेरे बच्चे कोई भी पेपर करने, मैं बार बार तरले करता हूँ, पास पेपर के बगैर आपने पेपर देने नहीं जाना। खाली पास पेपर कर लो, ये बहुत बड़ा मैं क्लेम कर रहा हूँ, बच्चों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, 90% चांसेस होते हैं आपके, आप पेपर पास कर सकते हैं खाली पास पेपर, कभी किताब की शक्ल ही ना देखो, 90% चांसेस है। ये नहीं कि फिर वो सारी बात समझे भी तो हो ना, ये ना हो कि पता ही ना हो। तो 90% चांसेस हैं आप पास पेपर खाली करके किताब की शक्ल भी ना देखो आप पास, खाली किताब पास कर लो, पढ़ लो, 10% चांसेस होते हैं पेपर पास करने के, बगैर पास पेपर। ये भी याद रखिएगा, खाली किताब का भी पास पेपर की शक्ल ही नहीं देखी आपने, आपको पता ही नहीं कहां से क्या पूछेगा, वो कैसे पूछेगा। तो इसका मतलब है बस आप पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो, तो सत्यानाश हो गया मेरे बच्चे। इसलिए खुदा के लिए कभी कोई पेपर आपने पास पेपर्स को किए बगैर नहीं देने जाना। सर हमने किया है पीआरसी के अंदर, हमने कभी पास पेपर देखे नहीं थे सर, उसके हमने बड़े तरले किए लोगों को, दे दो पास पेपर, दे दो पास पेपर है, लेकिन उसके तो पास पेपर होते नहीं, लेकिन फिर भी 2 साल की असाइनमेंट्स एक्चुअली वो पास पेपर की बेस पे बना रखे हैं उन्होंने, जिनको बच्चे कर करके पास हो जाते हैं, जो फीडबैक्स आती हैं बच्चों की वो इकट्ठी करके टीचर शेयर करते हैं आपके साथ, वो पास पेपर्स ही होते हैं। खैर वो कुछ और है। ले बेटा नेक्स्ट देखिएगा, ये वही है मेरे बच्चे। इसका मतलब क्या हुआ, उसकी तरफ से ये जो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं थी, क्यों, उसने कंडीशनल बना दी है, उसने उसकी इंस्टॉलमेंट जो कर दी वो कंडीशनल है, कि उसकी नीयत है ही नहीं कि ये 42 लाख रुपया वो क्या कर दे, वो क्या हाफ या बाकी किस्तों में पे करे। और वो कॉन्ट्रा ऑफर वाला भी मामला इसी तरह चिपकाइएगा जिस तरह आप लोगों ने बोला। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। कितना शौक है उसको एक्सेप्टेंस, देखो थक ही नहीं रहा। दोबारा हम भी नहीं थकेंगे, बोलो दोबारा। देखो मकसद ही ये है पास पेपर करने का, याद करनी है चीजें। अनकंडीशनल, पूरा लफ्ज बोलना है, हाँ एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल, या अनकंडीशनल एब्सोल्यूट बोल दो, जो भी है बोलना पूरा है। उसके बाद रीजनेबल मैनर, और फिर अगर वो रीजनेबल मान लो कि उस अगर वो डिमांड कर दी गई हो इस मैनर में आपने एक्सेप्टेंस देनी है, हाँ फिर वो वाला मामला। तीसरे वो 3 आसान है, अवेयरनेस होनी चाहिए, रिजेक्शन और टर्मिनेशन। बड़ा उसके बाद नेक्स्ट देखो, कहता है कि सलमान सन वाज मिसिंग, महमूद वन ऑफ द बॉडीगार्ड ऑफ सलमान, सुलेमान है ये, सलमान सलमान वॉलंटियर टू फाइंड सलमान सन। अब देखो कहता है कि सलमान का बेटा गुम हुआ, और सलमान का गार्ड, बॉडीगार्ड, वो वॉलंटियरली उस बच्चे को ढूंढने के लिए निकल पड़ा, तो बच्चा ढूंढ के लेकर आते हैं। कहता है कि मीनवाइल सलमान गिव एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर अनाउंसिंग एन अवार्ड ऑफ ₹25,000 टू एनीवन हु फाइंड्स अ मिसिंग बॉय। उसने ये नहीं बोला कि मेरा गार्ड को मिल गया फिर नहीं है, लेकिन बाकियों का अगर हो ऐसे भी बोल सकता था, भाई गार्ड के अलावा मेरी फैमिली के अलावा अगर किसी और को मिल गया तो मैं इसका दूंगा, ऐसा तो उसने बोला नहीं। उसने कहा कि कोई भी ढूंढ कर लेकर आए, चाहे उसका भाई ही क्यों ना हो। मेरे बच्चे ये याद रखना है, एनीवन का मतलब चाहे उसका बाप ही क्यों ना हो, उसकी अपनी औलाद में से छोटा बेटा ही क्यों ना हो, है? तो यहाँ पे फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ये वो नहीं है, यहाँ ये नहीं कहेंगे डोमेस्टिक मामला है। खैर finds the missing boy, महमूद found the boy and brought him home। ये महमूद गाड़ी है या कोई और है, हाँ महमूद गाड़ी है। महमूद found the boy and अल्लाह माफ करे बॉडी बोल रहा, and brought him home। सलमान refused to pay the reward and महमूद filed a suit against him। उसने उसको नाम देने से इनकार कर दिया, और उसने क्या कर दिया, गार्ड ने जाके उसके खिलाफ केस कर दिया, यानी कि अपनी 10-15 हज़ार नाम के पीछे पक्की पक्की नौकरी जा रही है उसकी देखा तो उसने केस तो बना दिया। देखो बात का कुछ मामला तो वो होते हैं क्या कहते हैं असूलों के होते हैं, यहाँ पे बेअसूली वाला मामला किया सेठ ने, तो भाई
कहता है कि अंडर द प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट ब्रीफली डिस्क्राइब वेदर महमूद इज एंटाइटल्ड टू रिवार्ड। अब आपको वो जज समझना, आपके सामने केस है, अब आपने केस में, अब आपके सामने आ गया महमूद, वो आपको कह रहा है कि सर मुझे इससे इनाम लेकर दो, इसने ऐलान किया। अब आपने इसके ऊपर मेरे बच्चे फैसला सुनाना है, तो सुनाओ फैसला कानून के मुताबिक। बेटा तो इसका मतलब पहले तो हम कानून बताएंगे। कानून क्या था कि ऑफरी ऑफर को तभी एक्सेप्ट कर सकता है अगर उसको ऑफर का पता हो। आगे फिर हम अगर से शुरू कर देंगे। अगर तो देखो उसने क्या बोला, वैसे महमूद वन ऑफ द वॉलंटियर टू सलमान सन्स मीनवाइल सलमान गिवन एडवाइस, यानी कि वो शायद वो पहले निकल गया है, उसको नहीं पता कि यहाँ पे ऑफर भी हुई है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे फिर हम कहेंगे अगर तो महमूद को नहीं पता, जैसे कि यहाँ पे वॉलंटरीली वो निकल गया पहले ही, उसके बाद उसने ऐलान किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको ऑफर का पता ही नहीं। जब ऑफर का ही ना पता हो तो आप एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते, तो इसको इनाम नहीं मिलेगा। यहाँ पे खत्म कर दोगे, इट्स ओके। लेकिन अगर आप ये कहें, आपको लग रहा है कि नहीं मेरी अंग्रेजी जरा थोड़ी सी ऐसी वैसी है, मुझे दोनों को कवर कर देना चाहिए, तो आई कैप का एग्जामिनर ईमानदारी के साथ आपके लिखे हुए आंसर को पढ़ के ईमानदारी के साथ जितने नंबर बनते हैं वो देता है। वो ये नहीं कहता कि आपने खुदा ने जो देखो, अगर रेलिवेंट बात आप पहले गंदी बातें करके बाद में भी लिख दोगे, उसको भी मानता है। वो ये नहीं कहेगा देखो तूने पहले कुछ पॉइंट्स गलत, अच्छा देखो किसी जगह पे 3 पॉइंट्स और आपने क्या किए, आपने 5 पॉइंट लिखे, पहले 2 पॉइंट गलत। वो ये नहीं करेगा कि पहले 3 चेक करेगा, वो कहेगा तीसरा बस सही है, इसका 3 में से 1 पॉइंट सही, मैं इसको 1 नंबर दे दूंगा। ना ना, वो कहता है कि पहले 2 गलत हो गए, आपने 5 लिखे, मैं अगले 3 देख लूंगा, अगर तीनों सही है तो मैं तीनों नंबर आपको दे दूंगा। उसके बावजूद हमने कसम खा रखे तू करके दिखा पास, यकीन कर। इतना बुरा हाल होता है इन सीए वाले बच्चों का। आपको लग रहा है कि खुदा ना खासा आई आपको दुश्मनी इन बच्चों से। मेरे बच्चे जो हमारा मॉक एग्जाम होते हैं ना, वो पेपरों से मेरा ख्याल एक 1.5 वीक पहले होते हैं। इतने गंदे पेपर होते हैं बच्चों के। और यही बच्चे जो 20-20, 25-25 नंबर मोस्टली जो फेल होते हैं, उसके अंदर यही बच्चे 1-1.5 हफ्ते के बाद आई कैप के पेपर में बैठे होंगे, और आई कैप को फिर गंदी गंदी गालियां निकाल रहे होते हैं कि जानबूझ के फेल किया उसने, इनके पास तो कोटा है जिसको पास करते हैं। नहीं मेरे बच्चे, पढ़ने का अंदाज तो देखो हमारा, हम पढ़ किस तरह रहे हैं। अब सारी इमाम आपको क्या लग रहे हैं, यहाँ पे बैठ के क्लासों में आके पढ़ रहे हैं। कोई यूट्यूब पे लगा हुआ है, कोई कहीं पे लगा हुआ है, किसी एक ने खरीद लिया है, सारे मुंडियां निकाल के उसके लेक्चर दे, तू इतने बजे देख लेना, तू इतने बजे देख लेना, अपने अपने घर बैठे हुए अजीब तरीके से पढ़ रहे हैं। और फिर आई कैप से सोचते हैं कि आई कैप हमें पास कर देगा। 4-4 पैसे बचाने के चक्कर में हम अब पता नहीं कितने कितने महीने और साल जाया कर रहे हैं। कुछ बचा भी लेते हैं सक्सेसफुली। लेवड़ा कहता है कि ब्रोमाइन ट्रेडर्स इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ इंपोर्ट, परचेज एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम ड्यूरिंग द ईयर। बीटी एंटर्ड इनटू द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। कहता है कि हाफनियम, हफनियम बोल दो यार, इट्स ओके, एचएल हफनियम लिमिटेड कोई कंपनी का नाम है। क्या निशानी है, ये कंपनी है, वर्ड लिमिटेड आ गया, क्योंकि कंपनी के नाम के साथ ही वर्ड लिमिटेड हुआ गया। कहता है कि हफनियम लिमिटेड जो भी है, ए न्यू कस्टमर अप्रोच बीटी फॉर द परचेज ऑफ 5 टेलीविजन सेट्स। बीटी एग्री टू सप्लाई द टेलीविजन सेट ऑन 6 मार्च 2022 एट ए डिस्काउंट ऑफ आइदर 10% या 15% ऑन रिटेल प्राइस टू बी फाइनलाइज एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। पैसे कब डिसाइड होंगे, डिलीवरी पर, और जो डिलीवरी पर पैसे डिसाइड होंगे, अभी डिसाइड ही नहीं हुए, डिलीवरी पर डिसाइड होने, और जो डिसाइड होंगे वो भी मेरे बच्चे उसके ऊपर भी 10-15% डिस्काउंट भी मिलेगा। कहीं कुछ लग रहा है हो क्या रहा है यहाँ? हाँ, ये सर्टेन और डेफिनेट है ही नहीं है। 10-15% कहना, पहले वो सर्टेन और डेफिनेट नहीं, और फिर पैसे डिसाइड कब होंगे बोला, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ये भी सर्टेन नहीं कि भैया कितने डिसाइड होंगे। एक और बात यहां से जरा, ये कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा सा सही कर दिया जाए। टाइम हो गया, पहले इसको कंप्लीट कर दें। यहाँ पे मेरे बच्चे कौन सा इशू होगा, अपॉन डिलीवरी एचएल अमाउंट डिमांडेड 15% डिस्काउंट, जबकि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। डिस्कस वेदर एचएल कैन होल्ड बीटी लायबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम कहेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो तब हो जब कॉन्ट्रैक्ट हो, और कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एक वैलिड ऑफर का होना जरूरी है, और यहाँ पे ऑफर सर्टेन और डेफिनेट ही नहीं है। जब ऑफर सर्टेन और डेफिनेट ना हो तो मेरे बच्चे उसके 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 बनने वाला ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, तो इसलिए मेरे बच्चे उनका कोई भी स्टांस मेरे बच्चे वैलिड नहीं है। अब जल्दी से पहले एक दूसरी बात पढ़ लो, फिर आपके वो थोड़ा सा इम्तिहान होगा 1 मिनट का बस। आइडेंटिफाई करने, आइडेंटिफाई हाउ एंड व्हाट, अच्छा देखिएगा, आइडेंटिफाई हाउ एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स ए प्रपोजल स्टैंड्स रिवोक्ड, आल्सो डिस्क्राइब द टाइम फ्रेम विद व्हिच ए पर्सन कैन नॉट बी फ्रेम विद व्हिच ए प्रपोजल कैन नॉट बी रिवोक्ड। क्या बताना है इसमें वाला? सबसे पहले तो बताना है आइडेंटिफाई हाउ ए प्रपोजल स्टैंड्स रिवोक्ड, कब एक्सेप्टेंस से
पहले 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 तो वो बताना है उसको। उसके बाद आपने उसको बताने व्हाट ग्राउंड्स या मैनर ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफिस, वो क्या थे बोला, नोटिस दे दो उसको, ठीक हो गया, टाइम लैप्स कर गया, डेथ आर इंसैनिटी बिफोर एक्सेप्टेंस, उसके नॉलेज में आ गई, कोई कंडीशन थी वो उसने फुलफिल ना की हो, बस। तो शर्म नहीं आ रही, हम उसको देख लीजिए, देखो उसको पूरे करो। काउंटर ऑफर होगी, ठीक है, ठीक हो गया, ये मेरे बच्चे याद भी करते हैं, ये कहना कि सर आपने किए होंगे ना, आप बोल रहे हैं, खुदा का खौफ करो, पेपर मैंने देना कि आप लोगों ने देना। बेटा वापस आओ, वापस आओ, एक एक छोटा सा, बस आप जरा थोड़ा सा देखिएगा आपके दिमाग क्या कहते हैं इसके ऊपर, टाइम हो गया, बस एक छोटी सी बात। यहाँ पे आई कैप ने सवाल पूछा और उसका फिर जब जवाब दिया हमें पता चला कि आई कैप कहना क्या चाहता, मैं वैसे ही कह लेता हूँ चलो। मिस्टर ए ने, चले ऐसे कह रहे, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी आपके पास ये गाड़ी है, ये गाड़ी मुझे बेच दो। मिस्टर बी ने कहा कि अच्छा बताओ कितने की खरीदोगे, उसने कहा कि तुम बताओ। इन दोनों ने डिसाइड किया कि ऐसा कर लेते हैं, ये बात हम मिस्टर सी पे डाल देते हैं, जो मिस्टर सी कहेगा उतने की ये गाड़ी मुझसे खरीदो। उसने कहा कि ठीक हो गया, ऑफर हुई और एक्सेप्ट हो गई। अब बताओ क्या यहाँ पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि नहीं? नहीं, दोनों मालिक मिस्टर ए, मेरे बच्चे, उसने ऑफर की मिस्टर बी को, उसकी गाड़ी है, ये बेच दो। उसने कहा कि ठीक है खरीद लो, लेकिन कितने की? उसने कहा कि दोनों ने एग्री कर लिया, जो कीमत मिस्टर सी लगाई। बताओ, मिस्टर सी ने कह दिया मान लो कि 10 लाख रुपए, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना? क्या ये नहीं बोलेंगे सर्टेन और डेफिनेट नहीं है? अब यहाँ पे देखो, आई कैप ने पहले सवाल बनाया, अब आई कैप कहता है कि जब हम कोई चीज किसी दोनों पार्टी एग्री करके कोई चीज थर्ड पार्टी पे डाल दें कि जो वो डिसाइड कर दे, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बिल्कुल वैलिड होगा। पक्की बात है, थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ तो डिसाइड कर ही देगी और दोनों ने एग्री कर रखा है, उसकी बात मानेंगे, इसलिए यहाँ पे बनने वाला कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड हो। यहाँ पे ये नहीं कहना कि सर्टेन और डेफिनेट नहीं है, क्योंकि सर क्या पता कि वो मिस्टर जो सी है वो कितने पैसे बताएगा, लेकिन दोनों ने एग्री कर लिया ना, वो जितने भी बताएगा उस पर देखो हमारा दिमाग नहीं मान रहा कि ये तो अनसर्टन है बजाहिर, है जो मुनासिब हुआ दे देना, जो ये फलाना हुआ तो ये मेरे से, इसलिए उसने क्लियर कर दिया इसको, जब दोनों पार्टी किसी थर्ड पार्टी पे कोई मामला वो फेंक दे कि वो जो डिसाइड करे, फिर वो जो डिसाइड कर देगा दोनों ने मानना है, इसलिए वहां पे कॉन्ट्रैक्ट ये अनसर्टन और जो वो डेफिनेट वाला मामला यहाँ पे नहीं आएगा। याद रखोगे इस बात, ये वैलिड है। बाकी अगर कोई सवाल जो लेटेस्ट वाले होंगे कोई मजीद, वो इंशाल्लाह कल डिस्कस कर लें, तो मेनली तो यही थे।